माँ, हम दोनों जा रहे हैं, तुम पीछे से गौरी का और अपना ध्यान रखना। बाकी अगर कोई भी बात हो तो हमें तुरंत फोन कर देना। ठीक है बेटा, तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ, लेकिन कल समय पर वापस आ जाना। घर आने में ज्यादा देर मत करना। पता है ना, अंधेरा होने के बाद गांव का इलाका ठीक नहीं रहता। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों कल समय से वापस लौट आएंगे। गौरी, तुम दादी माँ को ज्यादा परेशान मत करना। दादी माँ एक बार जो बात कहे उसे मान लेना। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं दादी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और उनका पूरा ध्यान रखूंगी। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। केशव अपनी पत्नी गायत्री के साथ शहर अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। अगले दिन में अपने घर आने के लिए बस से वो लौट रहा होता है। तभी सामने से आते एक ट्रक से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में सफर कर रहे कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से केशव और उसकी पत्नी जिंदा बच गए, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। केशव की माँ सुमित्रा बहुत देर से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे उनकी बात हो ही नहीं पा रही थी। तभी उसके पास अस्पताल से फोन आया। आपकी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें एक्सीडेंट में काफी चोट लगी है, इसलिए आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। ये बात सुनकर सुमित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो गौरी को पड़ोसियों के घर पर छोड़कर जल्दी से अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बहू बेटे ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखिए, हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन उनकी चोट बहुत गहरी है, इसलिए उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। अभी कुछ समय तक वह दोनों चल फिर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको उनका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना होगा। ये सब बोलकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने बहू बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है। ना जाने कौन सी मनूज घड़ी थी जब हम घर से निकले। अगर हम कहीं जाते ही ना तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ना तो मैं बाहर जाकर काम कर सकता हूँ और न ही तुम घर संभाल सकती हो। पता नहीं भगवान ने हमें कैसी परेशानी में डाल दिया। बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बारे में सोच सोच कर अब ना तो तू भगवान को कोस और ना ही खुद को। अभी मैं जिंदा हूँ, इसीलिए तुम दोनों को किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। तू मेरा बेटा और ये मेरी बहू है। अगर तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से निभा सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती? बचपन से लेकर बड़े होने तक तो मैंने ही तुझे पाला पोसा है, तो कुछ समय और सही। लेकिन माँ, इस बुढ़ापे में तुम जाकर कहाँ काम करोगी? कैसे सब कुछ संभालोगी? तुम्हारी तबीयत भी तो पहले ही इतनी ज्यादा खराब रहती है। हाँ माँ जी, इस उम्र में आप कहाँ जाकर काम करेंगी? अभी कुछ दिनों में जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगी। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। और तू कहाँ जाकर इतनी जल्दी काम ढूंढ लेगी? याद है ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? पूरे 6 महीने तक तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं है, वरना तुम्हारी चोट नहीं भर पाएगी। लगता है तुझे डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। सुमित्रा दादी काम ढूंढने के लिए काफी सारी जगह पर जाती है, लेकिन उनकी उम्र की वजह से उन्हें कोई काम नहीं देता। तो चलते चलते वो एक ढाबे पर पहुंच जाती है। बेटा, मुझे इस समय काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई काम है तो मुझे काम पर रख लो। मैं ढाबे का जितना भी काम हो सकेगा सब कर दूंगी। ढाबे पे काम वाले की जरूरत है, लेकिन आपकी उम्र को देखकर लग नहीं रहा कि आप ढाबे का सारा काम संभाल लोगी। नहीं बेटा, तुम काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर ज्यादा नहीं तो मुझे ढाबे पर खाना बनाने का काम दे दो। मैं खाना बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको यहाँ काम दे देता हूँ, लेकिन मुझे काम में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे यहाँ पर बंधे हुए ग्राहक हैं, आपकी वजह से मेरा कोई भी ग्राहक टूटना नहीं चाहिए। नहीं बेटा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ढाबे वाला सुमित्रा दादी को ढाबे पर खाना बनाने का काम दे देता है। अगले दिन से सुमित्रा दादी ढाबे पर खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। अरे वाह राकेश भैया, आज तो आपके ढाबे पर खाना खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने आपके ढाबे पर इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। आपने ढाबे पर किसी और को खाना बनाने के लिए रख लिया है क्या? हाँ, रख तो लिया है। अच्छा हुआ
कि आप लोगों को उनके हाथ का खाना पसंद आया। आज से यही आप सबके लिए खाना बनाएंगी। सुमित्रा दादी के हाथ का खाना सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। वो बहुत ही मन से सभी के लिए खाना बनाती थी। पूरा दिन ढाबे पर मेहनत करने के बाद वो घर जाकर सभी के लिए खाना बनाती और अपने कमाए हुए पैसों से अपने बहू बेटे के लिए दवाइयाँ भी खरीद कर लाती। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है माँ। हमारी वजह से तुम्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। तुम्हारा शरीर तो पहले ही तुम्हारा साथ नहीं देता, ऊपर से अब तुम घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभाल रही हो। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो दोबारा से काम करना शुरू करूं। बेटा, बार बार इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। बस खुद को दोष देना बंद कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ढाबे पर काम करने में भी बहुत आनंद आता है। जब से तेरी शादी हुई थी तब से बहू तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती थी। मुझे तो खाना बनाए हुए भी इतने साल हो गए थे। अगर मैं ढाबे पर जाकर अब खाना नहीं बनाती तो मुझे तो लगता है कि मैं खाना बनाना भूल ही जाती। अच्छा चलो, तुम दोनों ने दवाई ले ली ना, अब सो जाओ। चलो, ज्यादा देर तक जागना नहीं है वरना तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। दादी माँ, आप भी आकर अपनी चारपाई पर लेट जाइए। पूरा दिन काम करके आप भी तो कितना थक जाती है ना। आइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नहीं बेटा, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर तू मेरे पैरों को हाथ लगाएगी तो मुझे पाप लगेगा। आजा, तू भी मेरे पास आकर लेट जा। मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। सुमित्रा दादी गौरी को अपने पास लेटा लेती है और उसे परियों की कहानी सुनाते हुए सुला देती है। अगले दिन सुबह उठकर दादी सारे घर का काम करके ढाबे पर जाने लगती है। तभी गौरी उनसे कहती है, दादी माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए मैं भी आपके साथ आपके ढाबे पर चलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे भी अपने साथ अपने ढाबे पर लेकर चलिए ना। गौरी, दादी माँ पहले ही ढाबे पर जाकर बहुत काम करती है, इसीलिए तुम उन्हें परेशान मत करो। तुम उनके साथ जाओगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। नहीं मम्मी, मैं दादी माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। प्लीज मुझे दादी माँ के साथ ढाबे पर जाने दो ना। हाँ बहू, मैं भी वहाँ पर पूरा दिन अकेले ही काम करती हूँ। गौरी मेरे साथ चलेगी तो वहाँ मेरा भी मन लगा रहेगा। गौरी के जिद करने की वजह से सुमित्रा उसे भी अपने साथ ढाबे पर ले जाती है। बुढ़ापे की वजह से सुमित्रा का हाथ काम में थोड़ा धीरे धीरे चलता था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कभी भी कोई काम में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ढाबे का मालिक सुमित्रा को देख देख कर उसे धीरे धीरे काम करने पर कुछ न कुछ कहता ही रहता था। अरे आप यहाँ पर काम करने आती हो या क्या करने आती हो? काम करने में कोई इतना धीरे धीरे हाथ चलाता है क्या? जरा तेज तेज हाथ चलाओ, बाहर इतने सारे ग्राहक बैठे हैं। मैंने बाहर सभी ग्राहकों को खाना परोस दिया है। आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैं आराम से काम करती हूँ, लेकिन काम समय पर करती हूँ। आप काम के लिए कोई चिंता मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे ना चिंता लूं? अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा काम वाला होता ना तो आधे समय में खाना बनाकर बाकी समय के बर्तन भी धो लेता। लेकिन आपकी वजह से मुझे बर्तन धोने के लिए किसी और को रखना पड़ रहा है। आपको काम पर रखने की वजह से नौकरों पर मेरे 2 गुना पैसे खर्च हो रहे हैं। इसलिए काम में जरा तेज तेज हाथ चलाया करो। अब से ढाबे के सारे बर्तन भी आपको ही धोने हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो कल से आपको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी जब ढाबे के मालिक को अपनी दादी माँ से इस तरह से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब उसकी दादी माँ का काम खत्म हो जाता है तो वो घर आते हुए रास्ते में अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अंकल आपसे कितने बुरे तरीके से बात कर रहे थे। आप कल से वहाँ काम करने मत जाना। आप ढाबे पर जाकर भी तो खाना बनाती हो ना। आप अपना खाने का काम शुरू कर लो। आप कितनी अच्छी सब्जी और पराठे बनाते हो, तो क्यों ना आप वही बनाकर बेचने लग जाओ। आपके इस काम में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। सुमित्रा दादी को भी गौरी की बात बिल्कुल ठीक लगती है। अगले दिन सुबह सुबह खूब सारी सब्जी और पराठे के लिए वो आटा गूंथ कर तैयार कर लेती है। मैंने सारा सामान तो तैयार कर लिया है, लेकिन मैं इसे बेचूं कैसे? मेरे पास तो ये सब बेचने के लिए कोई ठेला तक नहीं है। अरे दादी माँ, लगता है आप भूल गई। हमारे पास दादाजी का एक पुराना ठेला रखा है। हम उस ठेले को बाजार में लेकर चलेंगे। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तू तो बहुत होशियार हो गई है, सब कुछ याद रहता है तुझे। सुमित्रा दादी बाजार में अपना सब्जी पराठे का ठेला लगाती है। सुमित्रा दादी के हाथ के पराठे और सब्जी सभी को बहुत पसंद आते हैं। अपने ठेले से सुमित्रा दादी खूब अच्छे पैसे कमाती है।
जब तक उनके बहू बेटे ठीक नहीं हो जाते तब तक वो अपनी सब्जी पराठे के ठेले से घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। लेकिन जैसे ही उनके बहू बेटे ठीक हो जाते हैं तो सुमित्रा दादी के ठेले को वो दोनों मिलकर संभालने लगते हैं। अंत में सुमित्रा दादी की मेहनत से उनका परिवार सब्जी पराठे के काम को आगे बढ़ाकर गांव में अपना ढाबा खोल लेता है, जो पूरे गांव में दादी का सब्जी पराठा ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है। प्रिया को चाट खाना बहुत पसंद था, जिस वजह से वो अपने आसपास के सभी चाट की शॉप पर जा जाकर चाट खाया करती। उसकी ये आदत उसके परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, खासकर उसकी सास को। ऐसे ही प्रिया के ऑफिस के पास एक आदमी कुरकुरे चाट की रेड़ी लगाया करता था। प्रिया को उस रेड़ी वाले के कुरकुरे चाट बहुत पसंद थे। ऐसे ही एक रात प्रिया ऑफिस से थकी हारी घर आती है और उसके आते ही उसकी सास रेवती उससे बोलती है, बहू, इस महीने का किराया नहीं गया है और ना ही अब तक बिल भरा गया है। माँ जी, थोड़ा टाइम और दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश होकर खाना खा ले, मयंक भी आता ही होगा। नहीं माँ जी, मुझे खाना नहीं खाना है। मयंक जी आए तो उनको बोल देना कि वो खा ले। क्यों, तुझे खाना क्यों नहीं खाना? ऑफिस से आते हुए मैंने कुरकुरे चाट खा लिए थे और अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। खाने की इच्छा होगी भी कैसे? कुरकुरे चाट जो ठूस कर आई है तू। अगर तुझे घर में खाना ही नहीं होता है तो बोल दिया करना, मैं तेरे लिए खाना बनाया नहीं करूंगी। तू रोज रोज बाहर से कुरकुरे चाट ही खाकर आ जाया कर। माँ जी, आप राई का पहाड़ क्यों बना रही हो? सब खा रहे थे, उन्होंने मुझे भी फोर्स किया तो मैंने खा लिया। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि रोज रोज बाहर का ये सब खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पता नहीं तुझे कब समझ में आएगा। अरे अब तू शादीशुदा हो चुकी है, अब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? 26 की उम्र में भी तुझे बचपना लगा हुआ है। माँ जी, मुझे ना आपसे कोई भी बात नहीं करनी। रेवती प्रिया को कुरकुरे चाट के लिए डांट ही रही होती है कि तभी मयंक घर आता है और दोनों सास बहू को ऐसे लड़ता देखकर वहां से निकलने लगता है। तभी रेवती उसे रोककर उसे बोलती है, तू अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं है? रोज कुरकुरे चाट खाकर आ जाती है। अरे ये भी कोई खाने की चीज है? कहीं ऐसा ना हो कुरकुरे चाट खाते खाते ये खुद ही कुरकुरे चाट बन जाए। माँ, मैं तो रोज समझता हूँ, पर क्या करूँ? आपकी बहू है ना, मेरी सुनती ही नहीं है। आप ही समझा कर देख लो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, ना ही किसी की बात सुननी है। मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर प्रिया सोने के लिए चली जाती है और मयंक फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आता है। रेवती उसे खाना परोसते हुए उससे बोलती है, इस लड़की के इतने नखरे हैं, पता नहीं इसकी माँ इसे कैसे झेलती थी। और तू देख लिया ना लव मैरिज का नतीजा। मुझे तो समझ नहीं आता कोई रोज रोज कुरकुरे चाट कैसे खा सकता है। माँ, छोड़ो ना इन सब बातों को। अरे कैसे छोड़ दूं बेटा? प्रिया भी तो हमारे घर का हिस्सा है ना। और अगर प्रिया की जगह मेरी खुद की बेटी होती तो भी मैं उसे इसी तरह डांटती। हे भगवान, उस गधी को थोड़ी बहुत अकल दे दो ताकि इन दोनों की शादीशुदा गृहस्थी अच्छे से चल सके। ये बोलकर रेवती उसको खाना देकर वहां से चली जाती है और मयंक खाना खाकर अपने रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि प्रिया अपने रूम की चक्कर लगा रही थी। उसको रूम में घूमता देखकर मयंक उससे बोलता है, क्या हुआ जो नागिन की तरह फन फैलाकर पूरे रूम में घूम रही हो? मयंक, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं माँ जी से ऐसी बातें करती हूँ। पर माँ जी है कि रोज मेरी कुरकुरे चाट के लिए कुछ ना कुछ बोल देती हैं। अब आपको तो पता है ना कि मैं कुरकुरे चाट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। हाँ मेरी जान, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर तुम परेशान क्यों हो? कौन सा माँ के बोल देने से तुम कुरकुरे चाट को छोड़ दोगी? पर तुम्हें पता है ना, ये सब खाने की चीज नहीं होती। तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी कुरकुरे चाट की छोटी सी शॉप खोल लूं। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? खतरनाक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर एक बात बताओ, अगर तुम अपने कुरकुरे चाट की शॉप खोलोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना तुम बेचोगी नहीं, उससे ज्यादा तो तुम खुद ही खा जाओगी? प्रिया मयंक की बात सुनकर उसे घूरने लगती है और मयंक उसको ऐसे देखकर सो जाता है। अगले दिन मयंक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है और प्रिया को आवाज लगाकर उससे बोलता है, प्रिया, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी आओ यार, मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस भी तो जाना होता है। तेरी बीवी आज कहीं नहीं जाने वाली।
क्यों माँ, क्या हुआ? मुझे क्या पता, तू खुद रसोई में जाकर उससे पूछ ले। और ये भी पूछ लेना कि वो इतने सारे कुरकुरे चाट क्यों बना रही है। क्या कुरकुरे चाट बना रही है? ये प्रिया पागल हो चुकी है। इतना बोलकर मयंक रेवती को कल रात की प्रिया के आइडिया के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेवती मयंक को ऑफिस भेज कुरकुरे चाट बनाने में अपनी बहू का साथ देती है और उससे बोलती है, अरे किसी की नौकरी करने से अच्छा है खुद का काम करे। बहू, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं तेरे साथ हूँ। ये बोलकर दोनों सास बहू कुछ कुरकुरे चाट बना लेती हैं। कुरकुरे चाट तैयार होने के बाद प्रिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इन कुरकुरे चाट को बेचने से पहले ट्राई कर लेते हैं, आखिर हमारे कुरकुरे चाट बने कैसे हैं, ताकि जब हम अपनी कुरकुरे चाट का ठेला लगा लें तो ग्राहक कहीं और ना जाकर हमारे कुरकुरे चाट लेने ही आए। बात तो सही है तेरी, पर बहू मैं ये कुरकुरे चाट नहीं खाती, इसीलिए तू ही इसे खाकर देख और बता कि कोई कमी तो नहीं है ना इन कुरकुरे चाट में। प्रिया अपने बनाए कुरकुरे चाट खाकर देखती है, जिसे खाने के बाद उसे लगता है कि कुरकुरे चाट थोड़े से फीके हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उस कुरकुरे चाट को और ज्यादा चटपटा बनाने की कोशिश करती हैं। कुरकुरे चाट को अच्छे से बनाने के बाद प्रिया फिर से चाट को ट्राई करती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये कुरकुरे चाट मैंने बनाए हैं। अरे ये चाट तो बिल्कुल उन्हीं रेडी वाले अंकल की तरह लग रहे हैं जिनके चाट मुझे पसंद आते हैं। सच में बिल्कुल टक्कर वाली चाट बनाई है मैंने। अब तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही दुकान पर चाट खाने के लिए आना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, तेरा दिमाग इन कामों में ज्यादा लगता है। दोनों सास बहू मिलकर आपस में बातचीत करने लगती हैं और देखते ही देखते अपने हाथों से बनाई वो आधे से ज्यादा कुरकुरे चाट खा जाती है, जिससे उसकी सास अब अपनी बहू से बोलती है, अरे वो सब तो ठीक है बहू, पर बातें करते करते तूने आधे से ज्यादा चाट खा ली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा बिजनेस ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोलती हो? आपको क्या लगता है कि आपकी बहू किसी से कम है? अरे मेरा नाम प्रिया है, प्रिया। एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाती हूँ ना, तो मतलब पड़ जाती हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तूने जो चाट बनाया है वो खत्म हो चुका है, बस थोड़े बहुत बचे हैं। अब ये थोड़े बहुत चाट लेकर मार्केट में बेचना तुझे आसान लगता है क्या? इतने कम चाट को देखकर लोग तेरा मजाक बनाएंगे। माँ जी, आज तो हमारा ट्रायल था ना, आज से थोड़ी ना हम अपना काम शुरू करेंगे। पर ये थोड़े से जो कुरकुरे चाट बचे हैं इनका क्या? ओहो माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, इसे मैं खत्म कर दूंगी। ये बोलकर प्रिया बचे हुए कुरकुरे चाट भी खा जाती है। रात को मयंक घर आता है और दोनों से बोलता है, तो कैसा रहा आप दोनों की कुरकुरे चाट का बिजनेस? किसी ने लिया या खुद ही खा लिया? हम कल से शुरू करेंगे। अच्छा, तो आज जो कुरकुरे चाट बनाए थे तो वो तुम खुद ही खा गई? माँ, ये तो बस कुरकुरे चाट बनाने के बहाने ढूंढती है, पर आप तो समझदार है ना, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं। आप माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। आपको अच्छा नहीं लगता ना हम दोनों एक साथ रहें? यार, आप दोनों को जो करना है वो करो। ये बोलकर मयंक अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू मिलकर पहले से भी ज्यादा कुरकुरे चाट बनाती हैं और बेचना शुरू करती हैं। जहां प्रिया कुरकुरे चाट बेचने के साथ उनको खा भी रही होती है। ये देखकर उसकी दुकान पर एक ग्राहक आती है और उससे बोलती है, अरे वाह बहन, कुरकुरे चाट बेचने के साथ साथ अपने ही कुरकुरे चाट को खा रही हो। मेरी कुरकुरे चाट मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? चुपचाप से कुरकुरे चाट खाओ, पैसे दो और निकलो यहाँ से। मुझे नहीं खाना तुम्हारा कुरकुरे चाट। एक काम करो, अपनी कुरकुरे चाट को खुद ही खाकर खत्म कर दो। हाँ हाँ, जाओ, मुझे तुम जैसे निकम्मे ग्राहकों की जरूरत नहीं है जो अपने काम से काम नहीं रखते। वो ग्राहक प्रिया की बदतमीजी के लिए उसे बोल ही रही होती है कि तभी उसकी शॉप पर कुछ ग्राहक आते हैं, जिसे देखकर वो उन सभी ग्राहकों को भड़का देती है। जिसके बाद प्रिया की शॉप पर कोई भी नहीं आता, पर फिर भी उसकी शॉप के सारे कुरकुरे चाट खत्म हो जाते हैं। दोनों सास बहू घर जाकर मयंक और आज की बातों को याद करते हैं। तभी वहाँ मयंक आकर उन दोनों से उनके कुरकुरे चाट के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, आज हमने शॉप खोली थी और सारे कुरकुरे चाट भी खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात है, पर आप दोनों का मुंह क्यों बना है? पहले दिन ही आप दोनों को ग्राहक से इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, फिर इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? क्योंकि उनमें से थोड़े से भी कुरकुरे चाट नहीं बिके,
और सारे कुरकुरे चाट मैंने ही खा लिए। अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। मेरा कुरकुरे चाट बेचने का भूत सर से उतर चुका है। अच्छा, तो यह बात है, अब समझ में आया मेरी धर्मपत्नी कि बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। कभी कभी तो लगता है कि प्रिया ही नहीं बल्कि हम दोनों ही बेवकूफ हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सारी चाट आप दोनों ने मिलकर खा ली। मैं बताती हूँ तुम्हें कि आखिर क्या हुआ था आज। ये बोलकर प्रिया उसे सारी बात बताती है और कुरकुरे चाट का बिजनेस छोड़कर अब अगले दिन से अपना ऑफिस जाने का फैसला ले लेती है। एक बार फिर से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और पहले की तरह ही बाहर से कुरकुरे चाट खाना शुरू कर देती है।